हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और जो ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम करेंगे बेसिकली कोशी थ्योरम के दो मेन रिजल्ट्स हम प्रूव करेंगे। कोशी थ्योरम की जो दो डिडक्शंस हैं हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों रिजल्ट्स। अगर ये वाले दोनों रिजल्ट प्रूव करने के लिए आ जाते हैं तो इनका प्रूफ अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो आपको कोशी थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद इनके प्रूफ को आपने प्रोसीड करना है। तो कैसे करना है मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से जो भी बच्चे एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो, तो जहाँ जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिलेबस में है सभी के लिए यूजफुल रहेगा। तो आज हम करने वाले हैं कोशी थ्योरम की दो डिडक्शन, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिडक्शन हमें दी हुई है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, then integral along any rectifiable curve in D joining the any two given points of D is same। अब स्टेटमेंट पहले आपको किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर है तो इट मीन्स आपको मैं बार बार बताता हूँ उसका जो 50% प्रूफ है ऑलरेडी इज योर्स। तो पहले आप इसका स्टेटमेंट समझ लें। एफ ऑफ जेड आपको एनालिटिक दिया हुआ है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, देन कह रहा है कि इंटीग्रल अलोंग एनी रेक्टिफिएबल कर्व इन डी जॉइनिंग एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑफ डी इज सेम। ये प्रूफ करना है आपको। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली इसका प्रूफ आपको समझाऊं और स्टेटमेंट भी इसी में समझाऊंगा कि कहना क्या चाह रहा है ये, इसके लिए आप कोई भी एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन ले लें स्टूडेंट्स। सपोज करो ये आपकी कोई भी एक डोमेन डी है जो कि सिंपली कनेक्टेड है। डोमेन और सिंपली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूं आपको। देखो, सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होती है, और कॉन्टूर। कॉन्टूर तो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है कोशी थ्योरम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्लेलिस्ट में चेक कर लें। अब मैं बता दूं आपको कि डोमेन क्या होती है। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं, कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। एनी ओपन कनेक्टेड सेट, क्या डिफरेंस, एनी ओपन कनेक्टेड सेट, कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट जो है उसे क्या बोलते हैं, हम उसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है। अब कनेक्टेड सेट क्या होता है इसकी भी बात कर लेते हैं हम। कनेक्टेड सेट क्या, कि किसी भी सेट के अगर आप दो पॉइंट्स लो, उन दो पॉइंट्स को आप किसी भी एक पॉलीगनल पाथ से ज्वाइन करा दें और उस पॉलीगनल पाथ पे आने वाले सभी पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स जिस सेट को कनेक्टेड कहना चाह रहे हैं आप, वो उसी सेट के अंदर से अगर हों तो हम बोल देते हैं कि वो सेट कनेक्टेड है। दोबारा बता दूं मैं एक बार, कनेक्टेड सेट मतलब क्या, किसी भी सेट के आप कोई भी दो पॉइंट लें, उनको किसी भी पॉलीगनल पाथ से आप ज्वाइन कराएं तो उस पॉलीगनल पाथ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपके, अगर वो सारे के सारे आपके उस सेट के अंदर से ही हैं तो हम कह देते हैं कि वो सेट कैसा है, कनेक्टेड है। पॉलीगनल पाथ की बात की है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलीगनल पाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अगर यहाँ पे पॉलीगनल वर्ड ना यूज करूँ, मतलब इसने कहा है पॉलीगनल पाथ, मतलब कनेक्टेड सेट के लिए डियर स्टूडेंट्स पॉलीगनल पाथ उसने वर्ड यूज किया, पॉलीगनल पाथ। पाथ भी मैं आपको डेफिनेशन कोशी थ्योरम वाली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो पॉलीगनल अगर मैं इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बताऊँ, पॉलीगनल क्या होता है, किसी भी पाथ के पॉलीगनल होने का मतलब है कि आप कोई भी दो पॉइंट जो हैं उसके एक लाइन के थ्रू अगर ज्वाइन करा दें तो इसको बोलते हैं पॉलीगनल पाथ। पॉलीगनल पाथ मतलब लाइन बट नॉट कर्व, ये नहीं कि आप इन दो पॉइंट्स को ऐसे किसी भी कर्व से ज्वाइन करा दें, ये पॉलीगनल पाथ आपका नहीं होगा। पॉलीगनल पाथ क्या होगा, लाइन बट नॉट कर्व या बट नॉट पाथ। तो ऐसे पाथ को हम पॉलीगनल पाथ बोल देते हैं। तो कनेक्टेड के लिए क्या, किसी भी सेट के दो पॉइंट ले लें, उन दोनों को आप पॉलीगनल पाथ से ज्वाइन कराएं। इस लाइन पे, इस पाथ पे जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट उसी सेट के अंदर से हैं तो उस सेट को हम कनेक्टेड बोल देते हैं। और साथ के साथ अगर वो ओपन भी हो जाए तो उसको डोमेन बोल देते हैं। सिंपली तो आपको पता ही है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे आपके, उनके अलावा कोई भी पॉइंट सेम नहीं होंगे, मतलब वो किसी को भी इंटरसेक्शन नहीं करेगी वहाँ पे कहीं भी। अब ये कह क्या रहा है, ये हमने कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी ले ली, यहाँ तक हमारी डेफिनेशन जो है स्टेटमेंट हो चुकी है। देन कह रहा है कि इंटीग्रल अलोंग एनी रेक्टिफिएबल कर्व। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है रेक्टिफिएबल कर्व। तो आपको मैं बता दूं कि रेक्टिफिएबल कर्व क्या, ऐसा कोई भी कर्व जिसकी लेंथ फाइनाइट हो उसको रेक्टिफिएबल कर्व बोलते हैं हम। एनी कर्व ऑफ फाइनाइट लेंथ इज कॉल्ड कर्व। तो
रेक्टिफिएबल कर्व का पता लगाई हो आपको। तो ये कह रहा है कि कोई भी रेक्टिफिएबल कर्व ले लें, इस कर्व डी के अंदर आप किन्हीं भी दो पॉइंट को, अगर आप डी के अंदर पड़े हुए दो पॉइंट को ज्वाइन करें, मतलब सपोज करो डी के अंदर आपने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट आपने बी लिया, तो वो कह रहा है कि डी के अंदर एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑफ डी, ठीक है, और इंटीग्रल अलोंग, इंटीग्रल आप किसी भी रेक्टिफिएबल कर्व के अलोंग लें, डी के अंदर पड़े हुए दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कराएं, किसी भी रेक्टिफिएबल कर्व से आप ज्वाइन कराएं, तो इंटीग्रल सभी के अलोंग सेम होगा। मतलब क्या, मैं यहां पे देखो डियर स्टूडेंट्स क्या करूंगा, दो पाथ लेके चलूंगा। एक तो मैंने कर्व ले लिया, ये कर्व क्या, रेक्टिफिएबल कर्व लेना जिसकी लेंथ फाइनाइट हो, तो एक कर्व लिया मैंने सिंपल, ये वाला कर्व लिया। एक तो इस लाइन के ओवर इंटीग्रेशन, इस पाथ के ओवर इंटीग्रेशन, और एक सपोज करो आपने कोई भी और दूसरा एक ऐसे सपोज करो ऐसे, ये कोई दूसरा आपने क्या ले लिया, एक और कर्व ले लिया जो कि पॉइंट ए को और पॉइंट बी को क्या कर रहा है, ज्वाइन करा रहा है। दो कर्व हो गया आपके पास। इस कर्व को सपोज करो डियर फ्रेंड्स आपने C1 नाम दिया, इस कर्व को सपोज करो आपने कर्व C2 नाम दिया। तो आप अगर इंटीग्रेशन कर्व C1 के अलोंग ले रहे हैं एनालिटिक फंक्शन f का, या कर्व C2 के अलोंग इंटीग्रेशन ले रहे हैं आप फंक्शन f का, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आइए इसका प्रूफ करें। तो मतलब पहले तो मैं लिख दूं यहां पे कि रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है डियर स्टूडेंट्स आपका, कि इंटीग्रल अलोंग या ओवर C1 ऑफ f ऑफ z dz इक्वल टू किसके है, इंटीग्रेशन ओवर C2 ऑफ f ऑफ z dz, ये आपको प्रूफ करना है ऐसा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। प्रूफ कैसे करेंगे देखो, उसके लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, एक दो पॉइंट्स मैं कंसीडर कर लेता हूँ। मैंने कहा कि ए बी के बीच में कोई पॉइंट, अब क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन लेना होता है वो कैसे लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ऐसे इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। सपोज करो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, सपोज करो L, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डियर फ्रेंड्स यहाँ पे M। तो मेरे पास जो कर्व है वो ALB है, दूसरा कर्व क्या है, BMA है, और पाथ कैसा है, आपका डायरेक्शन कैसी है इंटीग्रेशन की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आप ये बात करें कि अगर आप ये चेक करें इसमें कि इंटीग्रेशन ओवर ALBMA, एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर ALBMA ऑफ f ऑफ z dz इक्वल टू क्या होगा। देखो अगर आप ये वाला कर्व ले रहे हैं, ए से स्टार्ट हुए, ALBMA, ठीक है। अब अगर आप चेक करें ये ALBMA, ये तो एक आपकी सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर बन रही है ना, क्योंकि कॉन्टूर के लिए क्या होगा, कोई भी आपका पीस वाइज स्मूथ पाथ, जो आपका फाइनाइट पीस वाइज स्मूथ पाथ मतलब जिसके अंदर स्मूथ पाथ्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ पाथ है, ज्वाइन हो रहे हो एंड टू एंड। अब स्मूथ पाथ एक ये है और एक ये है, एंड टू एंड ज्वाइन भी हो रहे हैं। जहां से ए से स्टार्ट किया ALBMA और फाइनल ए पे ही आ गए, तो ए ही इनिशियल पॉइंट है, ए ही टर्मिनल पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो ALBMA है वो आपकी एक सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर है। और हमने रिसेंट जो प्रीवियस थ्योरम हमने की हुई है, कोसी थ्योरम विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, नहीं चेक किया आपने उसका प्रूफ तो कर लें जाके। उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर f ऑफ z आपका अनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन सिंपल क्लोज कॉन्टूर, देन इंटीग्रेशन ओवर दैट कॉन्टूर मस्ट बी 0। मतलब कि भैया जो ये वाली कॉन्टूर बनी है ALBMA, इसके अब f आपको अनालिटिक दिया हुआ है पूरी की पूरी डोमेन D में, तो इसके बाउंड्री पे और इसके अंदर भी फंक्शन क्या होगा, अनालिटिक होगा। तो बाई कोसी थ्योरम ये वाला इंटीग्रेशन जो है f का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ALBMA, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। रीजन लिख सकते हैं आप, बाई कोसी थ्योरम ये हुआ है। उसके बाद चेक करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन ओवर C1 इंटीग्रेशन ओवर C2 सेम हो जाए। अगर मैं C1 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो है ALB का नाम आपने C1 रखा हुआ है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। अगर इंटीग्रेशन ओवर ALB ऑफ f ऑफ z dz प्लस
इंटीग्रेशन ओवर बी एम ए, इसको हमने कर्व C2 नाम दिया हुआ है, तो मैंने ये भी क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, इंटीग्रेशन ओवर ALB अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ओवर BMA अलग कर दिया। अब आप अगर ALB की बात करें तो उसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और BMA की क्या है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हैं उसकी भी। तो आप अगर ये देखें कि आपका कर्व देखो ALB, चलो ये तो ठीक है, आपका C1 है, तो इसके प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, कर्व C1 रख देता हूं कि इंटीग्रेशन ओवर C1 ऑफ f ऑफ z dz इक्वल टू, इसको ले जाते हैं राइट साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर BMA ऑफ f ऑफ z dz। यहाँ पे हुआ क्या है देखो, आप अगर BMA की बात करें तो वो कर्व C2 है, तो कर्व C2 को तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ना कि AMB भी कह सकते हैं, या BMA कहें, AMB कहें, बात एक ही है, लेकिन हमें माइनस यहाँ से हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये साइन क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक और आ जाएगा डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा यही होगा कि मैं BMA के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, डिस्टेंस AMB लिख दूंगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और AMB को भी हम कर्व C2 कह सकते हैं। तो अब मैं AMB के प्लेस पे क्या लिखूंगा, कर्व C2 लिखूंगा। तो देखो जो हमें प्रूफ करना था वो हो चुका है कि इंटीग्रेशन ओवर C1 ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कर्व C2 ऑफ f ऑफ z dz आर इक्वल। तो यही हमें क्या करना था, इस डिडक्शन में प्रूफ करना था कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन D के हम किसी दो रेक्टिफिएबल कर्व या तीन रेक्टिफिएबल कर्व के थ्रू हम अगर उनको ज्वाइन कराएं तो सभी रेक्टिफिएबल कर्व्स के ओवर इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिडक्शन, इसकी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है कॉची थ्योरम की, उसको भी हम कर लेते हैं। उसके लिए पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ। सो डिस्टेंस नेक्स्ट जो हमारे पास डिडक्शन है कॉची थ्योरम की, डिडक्शन नंबर 2, उसको हम कई बार ये भी कहते हैं कि कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स, कि कॉची थ्योरम हम मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए प्रूफ करके दिखाएं। तो स्टेटमेंट हम समझ ले पहले अच्छे से, क्योंकि स्टेटमेंट समझना मतलब प्रूफ आपको हाफ जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है माइंड में। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ आपको कि इफ अ क्लोज्ड कॉन्टूर C कंटेन एन अनदर क्लोज कॉन्टूर C1। तो अगर मैं सिंपली बताऊं आपको, यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉन्टूर के अंदर अगर आपको दूसरी को और कॉन्टूर दी हुई है, तो वो कहता है कि जो कॉन्टूर, सपोज करो आपकी एक कॉन्टूर C है और C कॉन्टूर के अंदर कॉन्टूर C1 है, तो आपको जनरली ये दिखाना है कि कॉन्टूर C के ओवर F का इंटीग्रेशन और कॉन्टूर C1 के ओवर इंटीग्रेशन हमारा दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसके बाद में इसका जनरलाइज रिजल्ट भी बताऊंगा आपको, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स का मतलब क्या होगा और कैसे उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये स्टेटमेंट अगर एक बार रीड करें कि इफ अ क्लोज्ड कॉन्टूर C कंटेन एन अनदर क्लोज कॉन्टूर C1, एक कॉन्टूर C के अंदर पहले जितना दिया हुआ है वो हम डायग्राम अगर कंस्ट्रक्ट करें तो डिस्टेंस यहाँ पे एक कॉन्टूर, ये आपको कोई कॉन्टूर सपोज करो C दी हुई है, इस कॉन्टूर C के अंदर आपको एक दूसरी कॉन्टूर C1 दी हुई है। यही कह रहा है कि C कंटेन एन अनदर क्लोज कॉन्टूर C1, ठीक है। इफ f ऑफ z इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट लाइंग इन द रिंग शेप डोमेन बाउंडेड बाय C एंड C1। अब इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये रिंग शेप डोमेन क्या होती है। देखो ये बात आई है यहाँ पे रिंग शेप डोमेन की, कि रिंग शेप डोमेन कौन सी होगी, जो बाउंडेड है बाय C एंड C1। कई बच्चे समझते हैं इसको कि ये अंदर वाला पार्ट ये रिंग शेप डोमेन होगा, कई बच्चे समझते हैं कि बाहर वाला रिंग शेप डोमेन होगा। तो बच्चे अगर हम रिंग की बात करें सिंपली, जैसे आप हाथ में भी डालते हैं रिंग, तो रिंग जो बीच में से क्या होती है, होलो होती है, तभी वो उंगली में आ पाती है। तो मतलब ये बीच वाला पार्ट जो है आपका ये होलो है, ये खाली है आपका। तो अगर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिंग शेप डोमेन मतलब ये बाहर वाला पार्ट दिया हुआ आपको, ये बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला आउटर रीजन। तो इसी को हम, जो ये वाला पार्ट है डिस्टेंस, ये वाला पार्ट जो है आपका, यही क्या है आपका, ये आपका रिंग शेप डोमेन है, ठीक है, जो बाउंडेड है आपका C और C1 से। इस रिंग शेप डोमेन में फंक्शन हमें एनालिटिक दिया हुआ है, तब हमें प्रूव करना है कि जो इंटीग्रेशन ओवर C होगा और इंटीग्रेशन ओवर C1 होगा कि दोनों इक्वल हो जाएं। सो डिस्टेंस जाहिर सी बात है कि ये आपका कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है, तो यहाँ पे हमें कॉची थ्योरम का प्रूफ जो है वो अप्लाई करना है, उसका रिजल्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी और इसका प्रूफ जो है ईजिली वे में हो जाएगा। देखिए ध्यान से,
जैसे जैसे जो मैं बताते चलूँगा आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाएं। आप एक एक वर्ड को ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद में जो ये रिटन वर्क होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वो मैं बताते चलता हूँ। तो साथ साथ आप वीडियो के साथ में उसको लिख लिया करें, पहले अच्छे से समझ लिया करें, फिर उसको बाद में चला के एक बार नोट प्रॉपर बना लें आप। फिर भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार के नाम से। टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा आपको। वहाँ पे मुझे बताएं और मैं आपको इसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टूर C पे कुछ पॉइंट्स लिए, पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट B, ठीक है, ये कॉन्टूर C है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया C और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया D, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब जो ये A पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया E, यहाँ पे मैंने लिया डियर फ्रेंड्स F और यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट G। तो इंटीग्रेशन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे चलेगा, ठीक है। और ये A से कैसे हुआ, A से मैंने E को ऐसे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन का पाथ है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे गए फिर ये ऐसे चला, ऐसे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इसको हुआ क्या है कंस्ट्रक्शन, मैं आपको एक बार बता दूं। हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर, ऐसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू कॉन्टूर C एंड C1 एंड कॉन्टूर C कंटेन अनदर कॉन्टूर C1 एंड लेट अस मार्क द पॉइंट A, let us mark the point A, B, C, D on contour C. Let us mark the point A, B, C, D on contour C and mark the point E, F, G on contour C1 and mark the point E, F, G ऑन कॉन्टूर C1, ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखो क्या हुआ है, ये हमने एक कट मार्क भी लगाया है। तो इसको कैसे लिखना आपने अपने प्रूफ में कि लेट अस मेक अ क्रॉस, क्या लिखना है, लेट अस मेक अ क्रॉस एट ज्वाइनिंग पॉइंट A ऑन कॉन्टूर C एंड E ऑन कॉन्टूर C1, ठीक है। लेट अस मेक अ क्रॉस बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A ऑन C एंड E ऑन C1, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो अब अगर यहाँ पे आप सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर की बात करें, हम यहाँ पे क्या बनाए, देखो A B C D A E F G E A, ए से ही हमने स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट, ए पे ही हमने फिनिश किया। क्या हमने रीजन बनाया है, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद वापस ई और ई के बाद वापस ए इनिशियल पॉइंट है, ए ही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये हमारा क्या बना है, सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर हमारा ये बना है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो किसी भी सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर में अगर फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है, उसके ओवर हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, बाई कोसी थ्योरम इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 कहाँ से आया, लिख सकते हैं आप बाई कोसी थ्योरम। उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस डिडक्शन में किया है, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मुझे कॉन्टूर सी कर्व या कॉन्टूर सी चाहिए, तो उसके लिए चेक करें आप कर्व सी क्या है, कॉन्टूर सी क्या है हमारी, ए बी सी डी, ये हमारा कर्व सी है, कॉन्टूर सी है। तो मुझे ए बी सी डी अलग करना है, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा कि इंटीग्रल ओवर ए बी सी डी ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस, उसके बाद क्या है, ये वाला क्रॉस है ए ई, तो ए ई को मैंने अलग किया, इंटीग्रेशन ओवर ए ई ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस ए ई हो गया, फिर ई एफ जी ई, इंटीग्रेशन ओवर ई एफ जी ई ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है, प्लस वापस आए ई ए, तो प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई ए ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स।
अब इसको हम देखो ए बी सी डी तो हमारा कॉन्टूर सी है और ई एफ जी ई हमारा कॉन्टूर C1 है। ए ई और ई ए हमें क्या करने यहाँ से नहीं लेने, कैंसिल आउट करने हैं। तो ए ई है, ये ई ए है, तो इसको अगर मैं ए ई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ओपोजिट होने की वजह से ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ए ई ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ओवर ए बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर सी। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, जो ये वाला है, प्लस ई एफ जी ई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ई एफ जी ई। अब वैसे तो इसको भी C1 लिख सकते हैं, लेकिन मुझे राइट साइड से उधर लेके जाना है इसको, तो मैं इसको राइट साइड से उधर लेके जाता हूँ पहले और माइनस साइन लगा दूंगा, एच डी लिख के रखूंगा, ई एफ जी ई ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। अब देखो ई एफ जी ई, इसको मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए यहाँ से, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूँ ई जी एफ ई, ई जी एफ ई। तो डायरेक्शन क्या होगी डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव पहले से थी, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, एक और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव हो जाएंगे। और आप चेक कर सकते हैं ई जी एफ ई को भी आप कर कॉन्टूर C1 कह सकते हैं। तो मैंने इसकी प्लेस पे लिख दी कॉन्टूर C1 और ये एफ ऑफ जेड डी जेड। तो डिस्टेंस देखो, ये वाला कॉन्टूर C1 और ये कॉन्टूर C है आपका, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना था। डिस्टेंस इसी के साथ में आप एक नोट बना के लिख लेना कि जनरली ये रिजल्ट ना मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए भी चलता है, कि अगर कॉन्टूर C के अंदर आपको मोर देन वन कॉन्टूर दी हुई हो, जैसे कॉन्टूर C1 दी, कॉन्टूर C के अंदर C1 के अंदर एक और कॉन्टूर दे दे आपको, तो वहां से क्या होगा डिस्टेंस, देखो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपकी कॉन्टूर C थी, उसके अंदर कॉन्टूर C1 है, अब उसने क्या कहा कि कॉन्टूर C1 के अंदर सपोज करो आपको एक और कॉन्टूर दे दी, तो सेम एप्लीकेशन अगर मैं C1 और C2 पे भी अप्लाई करूं तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर C1 और C2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस वे में अगर मैं सेम पैटर्न को फॉलो करता जाऊं तो जनरलाइजेशन हमें रिजल्ट ये मिलता है कि इंटीग्रेशन ओवर C ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C1 ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस अप टू सॉन प्लस इंटीग्रेशन ओवर Cn एफ ऑफ जेड डी जेड। मतलब अगर फाइनाइट कॉन्टूर्स एक कॉन्टूर के अंदर दी हुई हो आपको, तो इंटीग्रेशन ओवर C आउटर मोस्ट जो कॉन्टूर होगी उसके ओवर जो इंटीग्रेशन होगा, बाकी सभी के सम के कॉन्टूर्स के इंटीग्रेशन के ओवर वो इक्वल आ जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यार, फील फ्री टू कमेंट अस। और उसके बाद हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।